आज के इस वीडियो में सबसे पहले ये जानेंगे कि संख्या क्या होता है और संख्या को जानने के बाद कुल 17 प्रकार की संख्याओं को परिभाषित भी करेंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि 0 सम पूर्णांक है तो विषम पूर्णांक, 0 ऋणात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक पूर्णांक, 0.333 डॉट डॉट ये परिमेय संख्या कैसे है, और अगर 0.333 डॉट डॉट ये परिमेय संख्या है तो 0.31311 डॉट डॉट ये कैसे अपरिमेय संख्या हो जाता है, और पाई का मान कैसे अपरिमेय संख्या है, और किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर उसका मान इन्फिनिटिव कैसे हो जाता है। अभी सबसे पहले समझते हैं कि संख्या क्या होता है। तो संख्या को समझने से पहले इसके उपयोगों को देखेंगे कि हम लोग इसका उपयोग कहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसी वस्तु को गिनने के लिए संख्या का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे किताब के पृष्ठ को गिनेंगे तो यहाँ पर 122 पेज है, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि ये 122 संख्या एक संख्या के रूप में हम लोग इसको दिखा रहे हैं कि 122 पेज है। फिर किसी वस्तु का अगर भार हो तो यहाँ पर 50 केजी दिखा रहे हैं, ये भी संख्या के थ्रू ही दिखा रहे हैं। उसके बाद कार की स्पीड को अगर दिखा रहे हैं तो यहाँ पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा दिखा रहे हैं, तो यहाँ पर भी हम संख्या के थ्रू ही कार की स्पीड को दिखा रहे हैं। तो सबसे पहला जो देखा जा रहा है यहाँ पर, तो ये गिनती के रूप में हुआ क्योंकि संख्या का प्रयोग हम लोग गिनने के लिए किए। उसके बाद दूसरा जो उदाहरण है उसमें वस्तु के भार को दिखाने के लिए, यानी कि कितनी मात्रा का है वस्तु उसको दिखाने के लिए संख्या का प्रयोग किए, तो ये मात्रात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए भी संख्या का प्रयोग किए। और तीसरा हमने कार के स्पीड के मान को दिखाने के लिए प्रयोग किए, तो इस कारण से यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि ये मान के रूप में भी है। अब इसके अलावा भी बहुत सारे संख्या का प्रयोग होता है, बहुत जगह पे होता है। जैसे आधार कार्ड बनवाने के लिए जाते हैं, मोबाइल नंबर लेने के लिए जाते हैं, तो वहां पर भी क्या देखा जाता है, मोबाइल नंबर दे दिया जाता है तो उसमें 10 अंक का एक नंबर दे दिया जाता है। उसके बाद आधार कार्ड बनवाया जाता है, उसमें भी 12 अंक का एक नंबर दे दिया जाता है। तो इस आधार पर संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा कि संख्या वो गणितीय घटक है जिसकी मदद से किसी वस्तु को गिन सकते हैं, मात्रात्मक रूप में व्यक्त कर सकते हैं या किसी के मान को लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि संख्या को जो लिख रहे हैं उसमें अंक का प्रयोग करें, जैसे 1 2, फिर यहाँ पर 2 संख्या में यहाँ पर अंक का प्रयोग किए। जैसे 50 लिखने के लिए 5 और 0 का अंक का प्रयोग किए, फिर 80 लिखने के लिए 8 और 0 का प्रयोग किए। तो उसी तरह से यहाँ पर कुल हम लोगों के पास 10 अंक होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 होता है। अब यही 10 अंक की मदद से हम किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या हो 50 अंक 60 अंक, उससे मतलब नहीं है। यही 10 अंक की सहायता से हम लोग किसी भी संख्या को लिख सकते हैं। और जिस पद्धति के द्वारा हम लोग संख्या को लिखते हैं वो हम लोगों का हिंदू अरेबिक पद्धति है। और ये भी जानकर आपको खुशी होगा कि पूरे विश्व भर में सबसे ज्यादा यही पद्धति का प्रयोग होता है। तो इस आधार पर अंक का परिभाषा क्या हो जाएगा कि अंक वह गणितीय चिन्ह है जिसकी मदद से किसी संख्या को गणितीय रूप में लिखा जाता है। यहाँ पर थोड़ा सा इसको समझिए कि गणितीय चिन्ह इसको कैसे कर दिए। यहाँ पर अगर 5 को लिख रहे हैं तो यहाँ जैसे 5 को लिख रहे हैं तो 5 को हम यहाँ पर एक सिंबल दे दिए कि इसी तरह से लिखा जाएगा। 6 अगर लिख रहे हैं तो इसी तरह से लिखा जाएगा। 7 अगर लिख रहे हैं इसी तरह से लिखेंगे, एक चिन्ह दे दिए। अब यहाँ पर इसी कारण से इसको क्या कहा गया कि ये गणितीय चिन्ह है। अभी अब जॉनी और संख्या रेखा की मदद से कुल 6 प्रकार के संख्याओं को समझ लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जब जॉनी संख्या रेखा पर आता है तो ये 0 पे आके खड़ा हो जाता है और आगे देखता है तो 1 2 3 4 सारा संख्या इसको दिखता है। तो ये सारा संख्या को 1 2 3 4 को उठा के लाता है और एक बड़ा सा डब्बा में ले आके जमा कर देता है। और जब आगे देखता है तो ये बहुत सारा संख्या दिखता है, इस कारण से ये सारे संख्या को उठा के नहीं ला पाता है, तो ये इन्फिनिटिव तक लिख देता है। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो संख्या है इसका प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, किसी वस्तु को गिनने के लिए करते हैं, क्योंकि संख्या का परिभाषा तो हम पहले दिखा दिया कि वो गिनने के लिए किसी वस्तु को करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो यानी कि नंबर है 1 2 3 4 ये वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं, तो ये गिनती की संख्या हो गया। और गिनती की संख्या को गणित में प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, क्योंकि ये प्राकृतिक रूप से आया भी है, इसमें अभी तक किसी भी तरह का किसी भी संख्या का मिलावट नहीं हुआ है। अब इसको देखिए यहाँ पर कि ये जो प्राकृतिक संख्या है उसको अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहा जाता है, इस कारण से इसको n लिखा जाएगा संकेतिक रूप में। अब इसका परिभाषा क्या हो जाएगा प्राकृतिक संख्या का कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4। अब फिर से यहाँ पर 0 यहाँ पर ये संख्या लाइन पर आता है जॉनी और यहाँ पर देखता है कि आगे वाले सारे संख्या को उठा के लेता है, लेकिन जो इसके पैर के नीचे था इसी को छोड़ दिया है। तब ये 0 को भी लाता है और यहाँ पे एक बड़ा सा थैला, इससे बड़ा थैला लेता है पहले से ज्यादा, और उसको 0 को भी उसी थैला में डाल देता है, प्राकृतिक संख्या को उसी थैला में डाल देता है और देखता है कि इसका नाम क्या रखेगा।
तो ये जीरो और प्राकृतिक संख्या में देखा कि सारा संख्या जो है वो पूरा का पूरा है, कोई आधा अधूरा या तो टुकड़ा में नहीं है। तो इस कारण से इसको पूर्ण संख्या कह दिया, पूरा का पूरा है तो पूर्ण संख्या होगी। और पूर्ण संख्या को अंग्रेजी में होल नंबर कहा जाता है। इस कारण से इसको W से सांकेतिक रूप, W यानी कि सांकेतिक रूप हो जाएगा। अब ये देखिए कि इसका परिभाषा क्या होगा। इसमें कौन कौन सा संख्या है, प्राकृतिक संख्या और शून्य। तो इस कारण से इसको परिभाषित किस रूप में कर सकते हैं, प्राकृतिक संख्या एवं शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्ण संख्या कहा जाएगा। अब यहाँ पर परिभाषित कर लेता है और फिर से यहाँ पर जाता है ये संख्या रेखा पर जॉनी। अब जब जॉनी संख्या रेखा पर जाता है तो यहाँ पर आगे वाले सारे संख्या को ले आया है, फिर जीरो को भी ले आया है। तो पीछे जब घूम के देखता है तो ये 1 2 3 4 के जैसा इधर भी दिखता है। तो इसको भी संख्या को उठा के लेते आता है, -1 -2 -3 -4। और इसी तरह जिस तरह से इधर आगे गया तो यहाँ पर इन्फिनिटी तक चले गया, मिला नहीं कुछ, यानी कि लास्ट तक मिलते गया, इसको कहीं पे खत्म नहीं हो रहा था। उसी तरह से पीछे भी जब चलते गया तो यहाँ पे खत्म हो ही नहीं रहा था। इस कारण से इसमें भी इन्फिनिटी लिख दिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये संख्या को यहाँ पर उठा के लाया और एक बड़ा सा थैला लेके और इसको बंद कर दिया, पूर्ण संख्या को, और उसी में ये वाला जितना ऋणात्मक संख्या को लाया था उसको उसी थैला में जमा कर दिया। अब देखा कि इसका नाम क्या रख सकते हैं। ये तो पहले जीरो से इधर जितना था, जीरो को लेके और जीरो से इधर जितना था, ये पूर्ण संख्या हो गया। लेकिन पूर्ण संख्या का ही अंक इधर भी था, तो इस कारण से ये क्या हो जाएगा, पूर्णांक हो जाएगा। पूर्ण संख्या का अंक पूर्णांक, इसको पूर्णांक संख्या कह दिया। और पूर्णांक संख्या को अंग्रेजी में इंटीजर कहा जाता है और इसको जेड से सूचित किया जाता है। अब जेड यहाँ पर है क्या, जेड का मतलब होता है जैलिन, और जैलिन का एक अर्थ होता है संख्या, जो एक ग्रीक शब्द है। अब यहाँ पर जानते हैं कि पूर्णांक संख्या का परिभाषा क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि इसमें पूर्णांक संख्या में कौन कौन सा संख्या आया, जीरो भी आया, ये धनात्मक संख्या भी आया 1 से इधर यानी कि जीरो से दाएं तरफ, और ऋणात्मक संख्या भी आया। तो यहाँ पर क्या देखेंगे, यहाँ पर क्या इसको परिभाषित कर सकते हैं, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या एवं शून्य के सम्मिलित रूप को पूर्णांक कहा जाता है। अब यहाँ तक फाइनल हो गया। अब जब फिर से दोबारा जब ये संख्या रेखा पर जाता है तो यहाँ पर इसको संख्या दिखा नहीं, आसपास में आगे पीछे कहीं संख्या दिख नहीं रहा था। तो ये बीच बीच में अब यहाँ पर देखता है, झुक झुक के जब बीच बीच में 0 और 1 के बीच में देखता है, फिर 1 और 2 के बीच में देखता है, 0 और -1 के बीच में देखता है, -1 और -2 के बीच में जब देखता है तो इसको 3 प्रकार का संख्या मिला। पहला था यहाँ पर 0.532 इस तरह का, जो दशमलव के बाद जाकर खत्म हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद 0.555 इस तरह से, जो एक ही संख्या रिपीट हो रहा था और बढ़ते जा रहा था। और तीसरा संख्या उसको मिला 0.5151115111, जो इसमें क्या देखा गया कि ये जो 0.51511 डॉट डॉट जो है, यहाँ पर संख्या नहीं खत्म हो रहा है कभी, और नहीं ये संख्या में एक ही संख्या रिपीट कर रहा है। इस दशमलव प्रसार में एक ही संख्या रिपीट भी नहीं कर रहा था। तो इस कारण से यहाँ पर 3 प्रकार के संख्या को देखा, और ये दोनों संख्या को यहाँ पर देखा कि ये यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकता है, और इसको P/Q के रूप में नहीं लिख सकता है। अब ये भी देख लिया इसने कि ये जो संख्या पहले से ले गए हैं, इसको भी हम सारे संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और इसको भी P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो एक बड़ा थैला लिया और उसी के अंदर ये डाल दिया, जो यहाँ पर P/Q के रूप में लिख सकता था 0.532 0.555 डॉट डॉट। तो ये संख्या को लिख दिया। P/Q के रूप का भी ले लेते, जैसे 5/3 हो गया, 7/4 हो गया, इस तरह का संख्या ले लिया। अब यहाँ पर देखिए कि ये जो संख्या है P/Q के, सारे संख्या P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जो संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसको परिमेय संख्या कहा जाता है। क्योंकि परिमेय संख्या का अर्थ ही होता है जिसे हम P/Q के रूप में या तो भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या को अंग्रेजी में रैशनल नंबर कहा जाता है, लेकिन परिमेय संख्या को रैशनल नंबर यानी कि R से सूचित अब नहीं करेगा, इसको यहाँ पर Q से सूचित कर दिया, क्योंकि इसका एक अर्थ होता है QTM। तब यहाँ पर ये यहाँ तक फाइनल हो गया। अब आगे जो ये बच गया 0.515115111 डॉट डॉट, ये संख्या जो बच गया इसको उठा के अलग थैला में ये पैक कर दिया सटा के, 0.515115111 डॉट डॉट। फिर यहाँ पे जैसे √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब का भी दशमलव प्रसार कभी खत्म ही नहीं होता है, पाई का भी दशमलव प्रसार कभी खत्म नहीं होता है। यहाँ पे हम बाद में इसको समझाएंगे।
इस तरह का जितना भी संख्या था इसको बोल दिए यहाँ पर देखिए परिमेय संख्या में किसको बोला, जिसको p बटे q के रूप में लिख सकता था और इसको p बटे q के रूप में नहीं लिख पा रहा है, तो इसको क्या बोल देगा, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। अब अपरिमेय संख्या को वहां पर p से q से सूचित किया तो इसको p से सूचित कर दिया। अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि इसको p से क्यों सूचित किया गया है। अब यहाँ पर देखिए कि इसको अब हकीकत में पता चल गया कि कितना प्रकार का संख्या है, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, ये पांचों प्रकार का संख्या पता चल गया। यानी कि वास्तविक में कितना प्रकार का संख्या है, 5 प्रकार का संख्या है। अब सारे संख्या को एक बड़ा थैला में अगर डालेंगे तो ये संख्या क्या कहलाएगा, क्योंकि वास्तविक में कितना संख्या है, 5 प्रकार का संख्या है। तो जॉनी आता है इसको पैक करके और बोल देता है कि अच्छा वास्तविक में इतना संख्या है, तो चलो कुछ नहीं नाम रख सकते हैं, तो इसको वास्तविक संख्या रख दो, वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या को अंग्रेजी में रियल नंबर कहा जाता है, तो इस कारण से रियल नंबर कहा जाता है, इस कारण से इसको आर से सूचित करेगा। तो आर से सूचित कर दिया। अब यहां पर देखिए कि ये जो वास्तविक संख्या को इसको आर से सूचित कर दिया, इसको क्यू से सूचित कर दिया, इस कारण से इसको पी से सूचित कर दिया गया अपरिमेय संख्या को। अब यहाँ पर तीनों का परिभाषा देखते हैं कि परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, जो संख्या p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या हो जाएगा, जो संख्या p बटे q के रूप में नहीं लिखा जा सकता उसको अपरिमेय संख्या कहेंगे। और यहाँ पर वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, इसमें क्या चीज देखा जा रहा है, इतना बड़ा जो संख्या ये घेरा में जो देख रहे हैं ये सारा संख्या परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। वास्तविक संख्या में कुल मिला के 2 ही प्रकार का संख्या हुआ, एक परिमेय और एक अपरिमेय। तो इस कारण से वास्तविक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। अभी आपने देखा कि जॉनी ने किस प्रकार से संख्या रेखा पर आकर और पूरे संख्या को परिभाषित भी कर लिया, वर्गीकृत कर लिया और नाम भी उसका अच्छा से दे दिया। अब यहाँ पर इसने तो क्लियर कर दिया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या और वास्तविक संख्या, ये 6 नंबर तक पूरा क्लियर कर दिया है। अब आगे समझते हैं कि सम संख्या कौन होगा और विषम संख्या कौन होगा। जो संख्या 2 से विभाजित होगा वो सम संख्या कहलाएगा, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। क्या इधर अगर माइनस में अगर ले लें तो वो सम संख्या नहीं कहलाएगा, वो उधर सम पूर्णांक कहलाएगा। -2, -4, -6, -8 ये सम पूर्णांक कहलाएगा। यहाँ पर प्लस वाला ही लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ये सारे संख्या में अगर 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 इतना तक का बात करें तो ये 2 से विभाजित करके हम तुरंत पता कर सकते हैं कि ये 2 से विभाजित हो रहा है तो ये सम होगा। लेकिन बड़ा संख्या अगर आ जाए तो उसको कैसे जानेंगे, तो ये सबसे पहले देखिए कि ये जैसे यहाँ पर 1 अंक से 2 अंक हो रहा है तो इसमें क्या देखा जा रहा है कि 0 आया, फिर 2 आया, फिर 4 आया, फिर 6 आया, 8 आया, यानी कि यही संख्या रिपीट कर रहा है। 2, 4, 6, 8, एक 0 भी होगा। तो यहाँ पर 2, 4, 6, 8 और 0 यही 5 अंक ही रिपीट करते जाएगा। इकाई अंक पर जब भी देखिएगा 0, 2, 4, 6 और 8 तो उसको एकदम सीधा ऐसे ही बोल दीजिएगा कि ये सम संख्या है, उसमें किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझते हैं कि विषम संख्या कौन होगा। विषम संख्या, विषम संख्या को अंग्रेजी में ऑड नंबर कहा जाता है। अब यहां पर देखिए कि जो संख्या 2 से विभाजित हो गया तो जिस संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो वह सम संख्या कहलाता है। लेकिन यहाँ पर इसमें क्या हो जाएगा, जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 वह भी सम संख्या कहलाएगा। जिस संख्या का इकाई अंक 1, 3, 5, 7 और 9 यही इकाई अंक पर अगर ये सारा अंक रह जाए तो वो विषम संख्या कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये देखिए कि यहाँ पर परिमेय संख्या, ये सम संख्या को गणित में किस रूप में लिखा जाएगा। इसमें देखिए कि जैसे 1, 2, 3, 4 को अगर यहाँ पर 1, 2, 3, 4 को लिखे और उसमें 2 से गुना कर दें तो ये सम संख्या बन जाएगा। तो इस कारण से इसको गणित में 2n के रूप का लिखा जाता है। n क्या है, तो n प्राकृतिक संख्या 1, 2, 3, 4 है और उसमें 2 से गुना कर देंगे तो 2, 1, 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौके 8, इस तरह से सम संख्या बन जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि इसको हमेशा यहाँ पर जैसे 3 है तो 3 2 से 1 अधिक है, 2 को क्या लिखे थे 2n, 4 देखिए यहाँ पर 5 कैसे लिखेंगे तो 4 जोड़ 1 लिख सकते हैं, तो ये 4 को क्या लिखे थे 2n के रूप के लिखे थे। तो इस कारण से इसको गणित में 2n + 1 के रूप का लिखा जाता है। अब समझते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्या क्या होता है। पूर्ण वर्ग संख्या को अंग्रेजी में परफेक्ट स्क्वायर नंबर कहा जाता है। इसमें परिभाषा को ध्यान से समझिएगा कि जिस संख्या का वर्गमूल पूर्ण संख्या हो
वह पूर्ण वर्ग संख्या कहलाता है। जैसे यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकालेंगे तो ये 1 हो जाता है, तो ये पूर्ण संख्या है। 1 का वर्गमूल निकालेंगे 1 हो जाएगा, तो ये एक पूर्ण संख्या है, तो इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या हो गया। फिर 4 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल 2 हो जाता है, 2 क्या है, पूर्ण संख्या है, तो इस कारण से ये पूर्ण वर्ग संख्या 4 हो गया। फिर जैसे यहाँ पर 9 हो गया तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे 3 हो जाएगा, तो ये भी पूर्ण वर्ग संख्या है। उसके बाद 16 यहाँ पर देखेंगे, फिर 25, इसी तरह से और भी सारे संख्या के वर्गमूल कर सकते हैं। तो इस संख्या को अब देखिए कि गणितीय रूप में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर 1 का वर्गमूल निकाल रहे, 1 का वर्ग निकाल रहे थे तो 1 गुना 1 किए थे, 2 का वर्ग निकाले थे 2 गुना 2 किए थे, 3 का वर्ग निकाले थे 3 गुना 3 किए, तो इस कारण से यहाँ पर 3 गुना 3। उसी तरह से अगर n संख्या रहेगा तो n गुना n होगा, तो गणित में इस कारण से इसको n स्क्वायर लिखा जाता है। अब आगे देखते हैं कि पूर्ण घन संख्या क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए कि पूर्ण घन है, तो इसका मतलब क्या होगा, पूर्ण संख्या का घन पूर्ण घन संख्या होगा, या तो पूर्ण जिस संख्या का घनमूल पूर्ण संख्या होगा पूर्ण घन संख्या होगा। तो यहाँ पर जैसे में हो जाएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पूर्ण संख्या का बोले तो पूर्ण संख्या में 0 भी जाता है, तो 0 का घन 0 ही हो जाएगा, 0 गुना 0 गुना 0। या कहीं पे भी देखिएगा तो ये मिल जाएगा कि 0 पूर्ण वर्ग संख्या भी है और 0 पूर्ण घन संख्या भी है। तो यहाँ पर देखिए कि 0 का 0 गुना 0 गुना 0 इस तरह से 3 बार करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, 1 गुना 1 गुना 1 तो 1 ही रह जाएगा, 2 गुना 2 गुना 2 तो 2 गुना 4 गुना 8 हो जाएगा। फिर 3 गुना 3 गुना 3 3 3 होती है 27 हो जाएगा। फिर 4 गुना 4 गुना 4 4 चौके 16 चौके 64 हो जाएगा। इस तरह से ये यानी कि सारा संख्या पूर्ण घन संख्या हो जाएगा। अब इसको देखिए कि इसको गणितीय रूप में क्या लिखा जाएगा। यहाँ पर जिस तरह से n स्क्वायर, यहाँ पे ये पूर्ण वर्ग संख्या को n स्क्वायर लिखा गया, उसी तरह से पूर्ण घन संख्या में क्या कर रहे थे, 3 बार गुना कर रहे थे सेम संख्या से, तो ये n गुना n गुना n तो n क्यू हो जाएगा, तो इसको गणित में n क्यू लिखा जाता है। अब आगे समझते हैं कि संपूर्ण संख्या क्या होगा। तो संपूर्ण संख्या का सबसे पहले परिभाषा देखिए कि संपूर्ण संख्या होता क्या है। तो जिस संख्या के सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या को दोगुना हो वो संपूर्ण संख्या कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर 6 है, 10 है, 28 है, 20 है, तो यहाँ पर देखिए कि इसमें कौन कौन सा संपूर्ण संख्या होगा भी तुरंत जांच कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इसका गुणनखंड क्या होगा, 1 होगा, 1 से भाग लगता है, फिर 2 से भाग लगता है, 3 से भाग लगता है और 6 से भाग लगता है। सबको जोड़ के यहाँ पर देखते हैं कि कितना आता है, 1 2 3 3 6 6 12, यहाँ पर 12 पूर्व यानी कि 6 का 2 गुना है, तो ये संपूर्ण संख्या हो गया। अब यहाँ पर देखेंगे 10, तो 10 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है, 1 से लगता है, फिर 2 से लगता है, फिर 5 से लगता है और 10 से लगता है। इसमें जोड़ के देखना है कि यहाँ पर 10 का 2 गुना 20 होता है कि नहीं, तो यहाँ पर 5 2 7 1 8 और 10 18 हो जाता है। 18 10 का तो 2 गुना नहीं है, 10 का 2 गुना 20 होता है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं होगा। अब आगे समझते हैं कि 28 होगा या तो नहीं होगा। 28 के सभी गुणनखंड देखेंगे तो 1 से भाग लगता है, फिर 2 से लगता है, फिर 4 से लगता है, फिर 7 से लगता है, 14 से लगता है और 28 से लगता है। अब सबको योग करते हैं। यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 हो गया, 3 4 7 7 7 14 14 और 14 28 और 28 56, तो 28 का 2 गुना 56 होता है, तो इस कारण से संपूर्ण संख्या होगा, 28 संपूर्ण संख्या हो गया। और 20 को अगर देखेंगे तो 20 में कौन कौन संख्या से भाग लगता है, इसके भी गुणनखंड को देख लेते हैं, 1 2 फिर आ जाएगा 4 फिर 5 फिर 10 और 20। तो यहाँ पर देखिए इसके योग को, यहाँ पर इसके सभी गुणनखंड का योग करेंगे, अगर 40 पूरा जाएगा तो ये संपूर्ण संख्या कहलाएगा, और अगर 40 नहीं पूरा तो संपूर्ण संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर 1 2 3 4 7 5 7 5 12 हो गया, 12 10 22 और 20 22 20 42, तो 42 ये 40 का तो 2 गुना नहीं है, 40 मतलब 20 का 2 गुना तो नहीं है, तो इस कारण से ये 20 भी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि 6 और 28 संपूर्ण संख्या है। अब ये भी आपको याद रखना है कि 0 और 100 के बीच में केवल 2 ही संपूर्ण संख्या है, जो 6 और 28 है। इसके अलावा 0 और 100 के बीच में कोई भी संपूर्ण संख्या नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों संख्या की परिभाषा को सबसे पहले देखिए। धनात्मक संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर शून्य से दाईं दिशा की ओर के पूर्णांक को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, और ऋणात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, संख्या रेखा पर 0 से बाईं दिशा की ओर के सभी पूर्णांक को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। अब यहाँ पर इसमें जैसे में हो जाएगा, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 इसी तरह से, और इसमें हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 इसी तरह से। अब यहाँ पर देखिए कि ये ऋणात्मक पूर्णांक में ये ऋणात्मक संख्या 0 से बाईं तरफ का आ गया, और धनात्मक संख्या में 0 से दाईं तरफ का सारा संख्या आ गया। लेकिन 0 होगा क्या, तो 0 तो इसका मतलब ही होता है कुछ नहीं, तो ना ही ये ऋणात्मक होगा नहीं ये धनात्मक होगा।
अब यहाँ पर देखिए कि ये जो पूर्णांक था उसको z से सूचित किया गया था, तो इस कारण से धनात्मक पूर्णांक को क्या करेगा, धनात्मक को प्लस से सूचित करता है और पूर्णांक को z से, तो इस कारण से इसको प्लस z से सूचित करेगा। और उसके बाद ऋणात्मक पूर्णांक को यहाँ पे ऋणात्मक को माइनस से सूचित करता है, क्योंकि यहाँ पर हर एक संख्या के आगे में माइनस लगा हुआ है, और पूर्णांक को z से सूचित करता है, तो इस कारण से ऋणात्मक पूर्णांक का सांकेतिक रूप हो जाएगा -z। अभी यहाँ पर ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होगा। तो अभाज्य संख्या को समझने के लिए यहाँ पर याद कीजिए कि जॉनी जब पहली बार संख्या रेखा पर आया था तो उसने कौन सी संख्या को उठाया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह की संख्या को उठाया था। तो इसमें भी हम यहाँ पर एक को हटा देंगे। अब आगे यहाँ पर देखना है कि अभाज्य संख्या में क्या क्या यहाँ पर क्या देखा जाए। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो। तो यहाँ पर देखिए कि 2 जो है वो 2 एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होता है, 1 और 2 के अलावा नहीं हो रहा है, तो ये अभाज्य संख्या हो जाएगा। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या यही होगा, 2 ही होगा। उसके बाद यहाँ पर 3, फिर उसके बाद जैसे 5 हो गया, 5 भी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता है। फिर 7 हो गया, फिर 11, उसके बाद 13, इसी तरह से और भी संख्या हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखिएगा, सबसे पहले इसके परिभाषा को जानिए। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा कि एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो वो अभाज्य संख्या कहला जाएगा। अब भाज्य संख्या को जानते हैं। भाज्य संख्या क्या हो जाएगा कि जो संख्या अभाज्य नहीं हो वो भाज्य संख्या कहला जाएगा। जैसे यहाँ पर 4 छूट गया था तो 4, उसके बाद यहाँ पर फिर 6 हो जाएगा, फिर 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, फिर 10, 12, फिर 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इसी तरह से और भी सारा संख्या। अब इसके परिभाषा को देखिए कि इसको किस प्रकार से परिभाषित करेंगे। इसमें भी तो एक से बड़ी संख्या है ना, एक को तो नहीं लिए, तो यहाँ पर इसमें भी यही परिभाषा लेंगे, एक से बड़ी वह संख्या जो एक एवं स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो वह ये भाज्य संख्या कहलाएगा। अब आगे जानते हैं कि स अभाज्य संख्या क्या कहलाएगा। ये स अभाज्य संख्या यहाँ पर लिख दी है, लेकिन ये स अभाज्य संख्या एक संख्या नहीं होता है, यहाँ पर दो संख्या का ये युग्म है, मतलब जोड़ा होता है। जब भी आएगा तो ये जोड़ा में, जैसे यहाँ पर हम ले लेते हैं 5 और 6, या तो फिर 12 और 25। अब ये दोनों में देखिए और एक उदाहरण लेते हैं, 4 और 6 ले लेते हैं, तब आप आसानी से समझ जाइएगा। यहाँ पर देखिए कि 5 और 6 का गुणनखंड सबसे पहले देखेंगे। 5 में कौन कौन संख्या से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, 5 से लग रहा है। 6 में 1 से, 2 से, 3 से और 6 से। तो यहाँ देखिए कि जिस संख्या युग्म का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वही अभाज्य संख्या कहलाएगा। जैसे यहाँ पर 5 का गुणनखंड क्या है, 1 और 5 है। 6 का 1 2 3 और 5 है। तो यहाँ पर देखिए कि उभयनिष्ठ का मतलब क्या होता है, दोनों में जो मिल रहा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है, यहाँ पर 1 मिल रहा है, यहाँ पे भी 1 मिल रहा है, इसके अलावा तो कोई संख्या नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 1 के बाद 5 आता है, इसमें 5 है, ये न। यहाँ पर 1 के बाद इसमें 2 आता है, यहाँ पर 2 है, ये न। तो इसका मतलब क्या होगा, केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहा है, तो ये अभाज्य संख्या का युग्म हो जाएगा। उसी तरह से 12 और 25 को आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर अगर ये 4 और 6 को अगर देखें तो यहाँ 4 का ये गुणनखंड क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से विभाजित होता है, फिर 2 से भी होता है और 4 से होता है। और 6 को अगर देखेंगे तो 1 से होता है, फिर 2 से होता है, और फिर 3 से भी, और फिर 6 से भी। अब यहाँ पर देखिए कि इसमें 1 भी मिला और 2 भी मिल गया, यानी कि 2 को उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया। तो इस कारण से इसको अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे और अभाज्य संख्या नहीं कहेंगे। तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा, ये अभाज्य संख्या होगा, आप चेक कर लीजिएगा। और ये भी अभाज्य संख्या होगा। तो इसका परिभाषा यही हो जाएगा कि जिस संख्या युग्म का केवल एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो वह अभाज्य संख्या कहलाता है। अब लास्ट में यहाँ पर जानते हैं कि सम्मिश्र संख्या क्या होता है। तो सम्मिश्र संख्या को जानने के लिए यहाँ पर इसके परिभाषा को देखिए कि सम्मिश्र संख्या वही होगा जो a प्लस आई बी के रूप का हो, यानी कि a प्लस आई बी के रूप का हो। a प्लस आई बी के रूप का मतलब क्या, जैसे यहाँ पर हम देख लेते हैं 3 प्लस रूट 5, या 6 जोड़ x, या 3 घटा 5 b। इस तरह का संख्या अगर आ जाएगा, 2 को संख्या मिला हुआ, जैसे यहाँ पर प्राकृतिक संख्या, ये अपरिमेय संख्या, दोनों संख्या मिल गया, ये परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या मिल गया, या तो प्राकृतिक और अपरिमेय संख्या मिल गया। 2 प्रकार का संख्या जब मिल जाएगा तो उसको सम्मिश्र संख्या कहेंगे। और सम्मिश्र संख्या को अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहा जाता है, और इस संख्या को गणित में c से सूचित किया जाता है। अब फाइनली ये समझिए कि 0 सम पूर्णांक होगा या तो विषम पूर्णांक। तो यहाँ पर पूर्णांक की बात हो रहा है, तो इसमें ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या और शून्य तीनों सम्मिलित होगा। तो इसमें ये देखिए कि 0 2 से विभाजित होता है या तो नहीं होता है। तो 0 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, इस कारण से ये समपूर्णांक हो जाएगा। अब ये जानिए कि 0 ऋणात्मक पूर्णांक होगा या तो धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसमें
मेरे अनुसार से जीरो नहीं ऋणात्मक है और ना ही धनात्मक है, लेकिन बहुत से गणितज्ञ अभी ये मान रहे हैं कि जीरो ऋणात्मक भी है और धनात्मक भी। जिस प्रकार से जीरो को प्राकृतिक संख्या में भी गिना जा रहा है। अब आगे समझते हैं कि 0.333 डॉट डॉट ये परिमेय संख्या कैसे है। तो ये जान लीजिए कि ये जो 0.333 डॉट डॉट जो ये लिखा हुआ है ये 1/3 का दशमलव प्रसार है। अब यहाँ पर इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो इस कारण से ये परिमेय संख्या हो जाएगा। और इस संख्या 0.313113111 डॉट डॉट को यहाँ पर p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो इस कारण से ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब समझिए कि पाई कैसे अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर इसके मान को देखिए, पाई का मान एक 22/7 होता है जो पूर्ण रूप से सही नहीं है, और दूसरा मान पाई का जो है वो 3.1415926535 डॉट डॉट करके करोड़ों अरबों अंक तक है, जिसमें यहाँ पर देखा जा रहा है कि दशमलव के बाद कोई भी अंक रिपीट नहीं कर रहा है। तो कोई भी अंक अगर रिपीट नहीं कर रहा है तो इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो जाएगा, यानी कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इस कारण से इसको अपरिमेय संख्या कहा गया है। जबकि यहाँ पर 22/7 जो है ये परिमेय संख्या है, और ये 22/7 पाई का मान रखने का यही कारण है कि ये जो 22/7 जो भिन्न है इसका दशमलव के बाद 2 अंक तक यहाँ पर पाई के मान के साथ ये मैच कर जाता है। तो इस कारण से हम लोग सुविधा के अनुसार से सिर्फ सवाल को बनाने के लिए पाई का मान 22/7 रखते हैं, जो पूर्ण रूप से सही नहीं है। अब आगे समझते हैं कि किसी भी संख्या को शून्य से विभाजित करने पर उसका मान इन्फिनिटिव कैसे हो जाता है। तो यहाँ पर इस भिन्न के हल को देखिए, 5 को अगर 5 से विभाजित करेंगे तो इसका मान 1 होगा, 5 को 1 से विभाजित करेंगे तो इसका मान 5 हो जाएगा, 5 को 0.1 से विभाजित करेंगे तो इसका मान 50 हो जाता है, फिर 5 को 0.001 से विभाजित करेंगे इसका मान 5000 हो जाता है, और 5 को 0.00001 से विभाजित करेंगे तो इसका मान 5 लाख हो जाता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि 5 जो है वो यहाँ पर सबसे पहले ये हर का सबसे बड़ा मान है, और धीरे धीरे करके हम पूरा छोटा करते गए, जो धीरे धीरे अब आगे चल के यहाँ पर 0 के पास आते गया, यानी कि 0 के नजदीक आते गया, और 0 के जितना नजदीक आते गया वो भिन्न का मान धीरे धीरे यानी कि बड़ा छोटा से बड़ा होते गया, और छोटा से यहाँ पर इतना में ही 5 अंक तक में, दशमलव के बाद 5 अंक तक में ही यहाँ पर ये 5 लाख पर गया। तो आगे समझिए कि ये अगर 0 इसको पूर्ण रूप से करेंगे तो इससे भी छोटा होगा, और इससे छोटा होने के साथ साथ ये भिन्न का मान इतना बड़ा ला देगा कि उसको नहीं लिख पाएंगे और ये इन्फिनिटी हो जाएगा।